हेलो एवरीवन। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who is opposed to democracy and equality? लोकतंत्र और समानता का विरोधी कौन है? ए मैकियावेली, बी प्लेटो, सी हॉब्स, डी कन्फ्यूशियस। देखिए, वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि आप लास्ट में देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। लास्ट तक सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा वो थिंकर है जिन्होंने लोकतंत्र और समानता का विरोध किया था? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कन्फ्यूशियस ने लोकतंत्र और समानता दोनों का ही विरोध किया था। इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था। इस पर मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया है, तो अगर जिन्होंने भी वो क्वेश्चन लगाया होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर दिए होंगे। देखिए, कन्फ्यूशियस डेमोक्रेसी पर उनका बिलीव था नहीं, क्योंकि इनका मानना था कि एक आम व्यक्ति इतना शायद कैपेबल नहीं है कि वह अपना शासक चुन सके या स्वशासन कर सके, आप जो भी कहिए, पर वो इतना सेल्फ कैपेबल नहीं है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने रूलर को चुन सके। सभी व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि अपने लिए वह सही निर्णय ले सकें। यह कहकर कन्फ्यूशियस ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था। अब इक्वालिटी, जब इक्वालिटी की बात आती है तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि सभी इतने समान नहीं हैं, यानी हर इंडिविजुअल इक्वल नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग वर्ग से बिलोंग करते हैं। अलग अलग वर्ग, सबका अलग कास्ट है, अलग इनफैक्ट रिलीजन भी, तो इक्वल नहीं हो सकता कोई, कभी भी कोई समान नहीं हो सकता। हालांकि कन्फ्यूशियस ने एजुकेशन के मैटर पर इक्वालिटी को सपोर्ट किया था, पर राजनीति में और सामाजिक स्थिति में इन्होंने समानता का विरोध किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टडी मेथड ऑफ प्लेटो? प्लेटो की अध्ययन पद्धति क्या थी? ए इंडक्टिव, बी डिडक्टिव, सी एनोलॉजी, डी फ्रेजिंग। अगनात्मक, निगनात्मक और एनोलॉजी है, और फ्रेजिंग फ्रेज के फॉर्म में लिखा करते थे। आपको बताना है कि किस फॉर्म में प्लेटो, क्या मेथड प्लेटो ने यूज किया था अपनी स्टडी के दौरान। जो उन्होंने वेरियस थियरीज दी हैं, टॉपिक्स पर अपने व्यू दिए हैं, उसमें उन्होंने किस का इस्तेमाल किया था, किस मेथड का? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिडक्टिव, निगनात्मक पद्धति का इस्तेमाल प्लेटो ने किया था। निगनात्मक पद्धति होती क्या है? यहाँ पर जो नियम सब पर लागू हो रहा है वही एक स्पेसिफिक पर भी लागू होगा। निगनात्मक पद्धति ये कहती है, जबकि अरस्तु जी ने, एरिस्टोटल ने इंडक्टिव मेथड का यूज किया था, जिसमें कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर जो लागू होता है वो जनरल कंक्लूजन के फॉर्म में भी वही आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच अ पर्सन पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड? किसके अनुसार किसी व्यक्ति का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है? ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी सोक्रेट्स, डी एरिस्टोटल, अरस्तु जी। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कि व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो पूर्व निर्धारित है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया और इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो कनेक्शन है।
अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, प्लेटो जी ने या फिर मैकियावेली ने या सोक्रेट्स ने या फिर एरिस्टोटल। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अरस्तु इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टडी मेथड में, मैंने बताया ना कि इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था, जिसमें कि अपनी थियरीज जो संपूर्ण में जो वह सही होगा वह एक पर भी सही होगा। इन्होंने कहा था जैसे कि आप बीज से पहले वृक्ष की कल्पना कर लीजिए कि एक सीड है, उस आप एक इमेजिन कर लीजिए कि ये ट्री के फॉर्म में बाद में होगी। जैसे एरिस्टोटल का एक फेमस स्टेटमेंट है कि राज्य व्यक्ति से पहले होता है और राज्य का मनुष्य का पूर्वगामी है, स्टेट इज प्रायर टू मैन। ये दिखाता है कि अरस्तु जी ने अपनी स्टडी में इंडक्टिव मेथड का यूज किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, whose statement is involvement in political activities is the biggest goal of a person's life। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यह कथन किसका है? अरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी हॉब्स, डी रूसो। चारों आपके वेस्टर्न थिंकर हैं और ये आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को ये बढ़ाता है कि जो व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए, सबसे बड़ा लक्ष्य, कि वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। किसका व्यू है ये आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एरिस्टोटल का ये व्यू था। इनका मानना था कि जो ह्यूमन लाइफ है उसके दो पक्ष होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ आती है। तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वह राजनीतिक प्राणी है, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। इनका फेमस स्टेटमेंट है, आपने बहुत बार सुना होगा। तो अगर व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगा तो इससे पूरे एक कम्युनिटी का कल्याण होगा, पूरी की पूरी जो समुदाय है उसका वेलफेयर होगा। अगर कोई एक इंडिविजुअल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है तो उससे क्या होगा, एक पूरी कम्युनिटी का जब अच्छा होगा तो वहाँ पर ये नहीं है ना कि कोई अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचेगा। इसलिए थ्रू पॉलिटिक्स अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरे कम्युनिटी का वेलफेयर होगा। ये अरस्तु जी का व्यू था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु सपोर्टेड वायलेंस फ्रॉड इन पॉलिटिक्स। राजनीति में हिंसा धोखेबाजी का समर्थन किसने किया? ए हॉब्स, बी रूसो, सी मैकियावेली, डी प्लेटो। अब आपने चारों थिंकर के बारे में पढ़ रखा होगा, तो अगर आपने इनके बारे में अच्छे से पढ़ा है तब आप इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको 15 to 20 सेकेंड लगेंगे एग्जैक्टली, अगर आपने अच्छे से इनके बारे में पढ़ा होगा। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली। इन्होंने कहा था कि राजनीति में वायलेंस का और धोखेबाजी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इन्होंने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि अगर इटली को, ये इटली के थे, तो इन्होंने कहा कि अगर इटली को पावरफुल बनाना है हमें तो वहाँ के किंग को भी पावरफुल होना पड़ेगा, तभी इटली पावरफुल हो पाएगा। इनका एक फेमस स्टेटमेंट किंग के बारे में है कि राजा के पास शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। ये मैकियावेली का बहुत फेमस कोट है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ये कंटिन्यू ये स्टेटमेंट ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। तो जब इन्होंने राजा के बारे में ही ये बात कही कि उसके पास ब्रेवरी लॉयन जैसी होनी चाहिए और चालाकी फॉक्स जैसी होनी चाहिए, और वहीं पर इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो राजा को बल और धोखे का भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, बाय द सेम एग्रीमेंट अ थिंकर टॉक्ड अबाउट द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट।
एक ही समझौते के द्वारा किसी विचारक ने राज्य, समाज व सरकार तीनों निर्माण की बात की थी। लॉक, कौटिल्य, कन्फ्यूशियस या हॉब्स। अब बताइए कि चारों थिंकर में से किसने कहा था कि सिर्फ एक समझौते से राज्य भी बन सकता है, समाज भी बन सकता है और वहां की गवर्नमेंट भी बन सकती है। इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हॉब्स ने कहा कि स्टेट, सोसाइटी और गवर्नमेंट तीनों का निर्माण एक ही समझौते से हो सकता है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इन तीनों का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा क्यों? ये होगा सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, आत्म संरक्षण के लिए, क्योंकि अब ये समझौते से बन रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये तीनों चीजें, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो समाज हो और चाहे वो सरकार हो, ये तीनों ही आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, कृत्रिम संस्था हैं जो बनाई जा रही हैं, कोई नेचुरली नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये समझौता तभी हो पाएगा जब सारे जो पीपल्स हैं वो अपनी जो उनके पास शक्तियां हैं सारे कुछ वो किंग को सौंप देंगे, तभी ये समझौता मुमकिन है। हॉब्स के अकॉर्डिंग कोई भी अधिकार एक इंडिविजुअल अपने पास नहीं रखेगा, सब कुछ वह किंग को सौंप देगा और किंग की ही बात मानेगा और किंग का ही जो भी ऑर्डर होगा वो सब लोग वहां पर उसका फॉलो करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, हु गेव द पर्सन द नेम ऑफ नोबल सैवेज? व्यक्ति को भद्र पशु की संज्ञा किसने दी? ए, सेबाइन, बी, लॉक, सी, हॉब्स, डी, रूसो। अब ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और आ भी चुका है और आप मोस्टली अगर थिंकर के बारे में, इन चारों के बारे में पढ़े होंगे तब आप इसको भी बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस सिर्फ लगाने में बहादुरी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन लगाया आपने, उसका पर्टिकुलर आंसर आया, तब आपका जो दूसरा स्टेप होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि ये अगर आंसर सही है तो क्यों सही है। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाइए, आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आप जरूर लगाइए, लास्ट तक सारे क्वेश्चंस लगाइए और अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। रूसो ने व्यक्ति को भद्र पशु की संज्ञा दी थी। इन्होंने क्या कहा था ह्यूमंस के बारे में? इन्होंने कहा था कि जब एक प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं था तब ह्यूमन अच्छे थे, तब व्यक्ति अच्छा बिहेव करता था, पर जब ये समाज है तो यहाँ उसको समाज ही बुरा बना देता है, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वह उसे बुरा बना देती है। जब वहाँ पर सिविलाइजेशन नहीं था तो वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, आज़ाद था और एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से सिंपैथी थी। पर जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई और एक प्रॉपर्टी नाम की चीज़ जब से ये बढ़ी, तब से लोगों की स्वतंत्रता लुप्त होने लगी और लोग आपस में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि अगर इससे हमें आज़ादी चाहिए, हमें फिर से पुराने स्टेज पर जाना है, तब हमें समझौता करना पड़ेगा। तो रूसो ने इस मकसद से समझौता कराया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, द टास्क ऑफ द स्टेट इज टू डिसरप्ट द ऑब्स्टेकल्स दैट कम्स इन ह्यूमन लाइफ, हुज स्टेटमेंट इज दिस? राज्य का कार्य मनुष्य जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। यह कथन किसका है? ए, हीगल, बी, ग्रीन, सी, कांट, डी, सेबाइन। अब आप इसका आंसर करिए। स्टेट के बारे में ये स्टेटमेंट है, 4 थिंकर्स आपको मेंशन है। अब आप बताइए कि स्टेट के बारे में ये बात किसने कही थी? हीगल ने कही है या फिर ग्रीन ने कही या कांट ने कही या सेबाइन ने कही? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये स्टेटमेंट ग्रीन का है, TH ग्रीन का। इन्होंने कहा कि राज्य का कार्य क्या है? मनुष्य के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको रोकना,
ये जिम्मेदारी स्टेट की है कि वो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे जो पर्सन्स हैं स्टेट में रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, ये स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि आप पॉवर्टी की प्रॉब्लम ले लीजिए या एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है उसकी प्रॉब्लम ले लीजिए, तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं और ग्रीन ने कहा कि यही ऑब्स्टेकल मैन को नैतिक बनने में रोकते हैं। जो मोरालिटी इंडिविजुअल के अंदर नहीं आ पाती वह इन्हीं कारणों से है जो नहीं आ पाती। इसलिए राज्य का ये ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है कि वह मानव जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम मार्क्स इज द फादर ऑफ सोशलिज्म इन रियल टर्म्स। किसके अनुसार मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं? ए CEM जोड, बी हीगल, सी कार्ल मार्क्स, डी एंजल्स। अब आप इसका आंसर दीजिए। मार्क्स ने समाजवाद के जैसे ही मतलब उन्होंने अपने वर्क किए थे और वो एक समाजवादी भी एक तरह से कहे जाते हैं। अब आप बताइए कि किसने उनको ये कहा कि वह फादर ऑफ सोशलिज्म है इन रियल टर्म्स। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छे से क्वेश्चन को देख लिया करिए, फिर आराम से आंसर दिया करिए वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, CEM जोड यानी साइरिल एडविन मिटुह्यूमन जोड। ये यूके के हैं और इन्होंने ही मार्क्स के बारे में ये स्टेटमेंट कहा है। क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना था कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ने ही क्लियर रीजंस दिए हैं इनइक्वालिटी के। जो असमानता समाज में व्याप्त है उसके लिए जो क्लियर एक कारण होना चाहिए वह मार्क्स ने हमें बताया है। और मार्क्स ने वर्कर्स की प्रॉब्लम पर भी बहुत बात की है और मार्क्स ने ही तो कहा था कि अगर जितनी क्षमता एक वर्कर के पास है तो उसको वर्क भी उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाए और अगर उसे कोई काम दिया जा रहा है तो उसे उसके कार्य के अनुसार ही वेतन दिया जाए। तो इन सारे विचारों को जो मार्क्स ने दिए जो सोशलिज्म से मैच खाते हैं, इसी वजह से CEM जोड ने उनको फादर ऑफ सोशलिज्म की संज्ञा दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन में ऑथर हैं और बुक्स हैं। अब आप बताइए, 4 ऑथर हैं और उनकी बुक्स अलग अलग हैं। आप बताइए कि क्या होगा। देखिए, इसके पहले मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, पूछी जा सकती हैं, ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में आप बुक्स एंड सिलेबस में ज़रूर देखिए। वहाँ पर आपको वेस्टर्न थिंकर्स की जो भी बुक हैं एक वीडियो में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आप देख लीजिए कि क्या करेक्ट मैच कर रहा है। निकोलस पोलैंड हैं, लेनिन है, माओ जेडोंग है, हन्ना आरेंट हैं। इनकी अलग अलग बुक है। देखिए, सबसे पहले हम ए देखते हैं। निकोलस की कौन सी बुक है? निकोलस की बुक है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। ये कब पब्लिश हुई थी? 1968 में। फिर है लेनिन। लेनिन की कौन सी बुक है? मेटलिज्म एंड एम्पिरिको क्रिटिसिज्म, 1909 में पब्लिश हुई थी। माओ जेडोंग की कौन सी बुक है? माओ जेडोंग की बुक है ऑन न्यू डेमोक्रेसी। बहुत लोगों को ये पता होगा, जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा या पढ़ा होगा माओ जेडोंग के बारे में, तो ये बुक उनकी बहुत फेमस बुक है ऑन न्यू डेमोक्रेसी। कब पब्लिश हुई? 1967 में। फिर है हन्ना आरेंट। एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, द ह्यूमन कंडीशन। ये भी हन्ना आरेंट की इंपॉर्टेंट बुक है, 1958 में पब्लिश हुई थी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का थर्ड है, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेटलिज्म एंड एम्पिरिकल क्रिटिसिज्म आप फिर से पब्लिशिंग ईयर देख लीजिए, 1909 में पब्लिश हुई थी। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास 1968 में पब्लिश हुई थी। द ह्यूमन कंडीशन 1958 में। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1967 में, जो कि माओ जेडोंग की बुक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 12th क्वेश्चन है,
Justice is primary from both social welfare and efficiency. Whose statement is this? न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। यह किसका कथन है? ए एरिस्टोटल का, बी जॉन रॉल्स का, सी रॉबर्ट नॉजिक का, डी फ्रेंच फेनॉन का। यहां पर कह रहा है कि जो न्याय है वह सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। यह कथन है किसका? 4 थिंकर्स के नेम मेंशन है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जॉन रॉल्स ने ये कहा है कि न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि समानता, इक्वल फ्रीडम का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा न्यूनतम स्थिति में लोग रह रहे हैं उनका कल्याण हो, ये तीसरी प्राथमिकता होनी चाहिए जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग। जॉन रॉल्स ने तो न्याय के बारे में कहा था कि अगर किसी सोसाइटी में विषमताएं हैं, वहाँ पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, पर इसके बावजूद भी अगर जो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनका कुछ अच्छा हो रहा है, जो बड़े लोग हैं वो उनको अपनी कंपनी में काम दे रहे हैं, तो ऐसी विषमता जस्ट होगी जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, हु बिलीव्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट स्टार्ट्स विद द फैमिली? किसका मानना है कि राज्य का विकास परिवार से आरंभ होता है? ए मार्क्स, बी हॉब्स, सी हीगल, डी टी.एच. ग्रीन। अब आप इसका आंसर करिए। देखिए क्वेश्चंस सारे अच्छे हैं और एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, इसलिए आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाया करिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे ज़रूर, आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। फिर चाहे वो नेट की कट ऑफ हो या JRF की कट ऑफ, आप जो चाहेंगे आप वो अचीव कर लेंगे अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं विद द एक्सप्लेनेशन। सिर्फ ये नहीं है कि आप क्वेश्चन लगा लिए ये करेक्ट आंसर है, फिर वहाँ पर दिक्कतें होती है ना कि ये करेक्ट है पर क्यों करेक्ट है। आप सवाल को याद करके एग्जाम में नहीं जा सकते। ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है, ये कोई प्राइमरी एजुकेशन नहीं है कि आप लर्न करके चले गए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर क्वेश्चन है आंसर है, अगर आंसर करेक्ट है तो ये आंसर क्यों करेक्ट है ये आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाइए और ज़्यादा ज़्यादा लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि जब NTA फॉर्म भरवाता है उसके बाद जब एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें मिनिमम वो 2 मंथ्स का गैप देता है, पर अगर आपको अब गैप मिल रहा है अच्छा खासा प्रिपरेशन के लिए तब आप उसका फ़ायदा लीजिए, प्रिपेयर करिए अच्छे से। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि राज्य का विकास परिवार से प्रारंभ होता है। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हीगल ने कहा कि स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो फैमिली से स्टार्ट होता है। सबसे पहले फैमिली आएगी, फिर आएगा नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, और उसके बाद स्टेट डेवलप होगा। 3 स्टेज इन्होंने डिवाइड की थी। सबसे पहले परिवार जहाँ पर प्रेम और स्नेह होगा, फिर है नागरिक समाज जहाँ पर सेल्फिसिटी होगी, कंपटीशन होगा, और उसके बाद है राज्य। और राज्य को ग्रीन जो हीगल है ये राज्य को मोरल इंस्टीट्यूट मानते थे, एक नैतिक संस्था हीगल राज्य को मानते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, विच ट्रेटाइज डिड प्लेटो राइट इन डायलॉग स्टाइल? प्लेटो ने संवाद शैली में कौन सा ग्रंथ लिखा है? रिपब्लिक, अपोलॉजी, गॉर्जियस या ऑल ऑफ द अबव? अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्लेटो संवाद शैली में किताब लिखते थे, ये आपको पता होगा। जिसे नहीं भी, देखिए क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता तो अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो ये सही बात नहीं है, तब आपको उसका आंसर कभी नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चंस लगाया करिए, उसका सही आंसर देखा करिए कि क्या है, उसको समझिए, तो आपको अगर दोबारा वो क्वेश्चन फेस होगा तो आप उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आप हर क्वेश्चन को लगाया करिए।
अब बताइए कि प्लेटो ने संवाद शैली में कौन सा ग्रंथ लिखा है? ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर यह है कि प्लेटो अपनी जो भी बुक्स लिखा करते थे उसमें उसको डायलॉग मेथड मिलते थे कि बातचीत 2, 3, 4 पर्सन्स में उसमें बातचीत होती रहती थी। लाइक रिपब्लिक, एपोलॉजी, गॉर्जियस, द लॉज, सोक्रेटिक डायलॉग हो गया, मीनो, फेडो, इनकी जो भी बुक हैं वह मोस्टली संवाद शैली में ही प्लेटो द्वारा लिखी गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, हुज किंगडम इज ऑटोक्रेटिक, पावरफुल, अनलिमिटेड लाइक हॉब्स। हॉब्स की भांति किसका राज्य निरंकुशता, शक्तिशाली, असीमित है? ए बेंथम, बी रूसो, सी मार्क्स, डी जेएस मिल। अब आपको पता है कि हॉब्स का जो स्टेट था वो तो निरंकुशता था, उसमें शक्तिशाली था और असीमित उसको पावर दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पूछ रहा है कि हॉब्स की तरह ही किसके और राज्य में ये सारी चीज़ें थी? बेंथम के राज्य में, या रूसो ने जो राज्य बताया, या फिर मार्क्स के राज्य में, या फिर जेएस मिल के राज्य में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, आंसर देने में आप पूरा टाइम अपना अच्छे से लिया करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, थोड़ा सोचा करिए, फिर आंसर टिक किया करिए और फिर देखा करिए कि क्या आपका वो आंसर करेक्ट था। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रूसो का जो राज्य था वह हॉब्स के जैसे ही था। निरंकुशता भी थी वहाँ, शक्तिशाली भी था, असीमित था, अविभाज्य था। और दोनों के ही राज्य में यही था कि जो सारे अधिकार इंडिविजुअल्स को मिले हैं वह ला करके राज्य को सौंप दे और राज्य पर किसी का नियंत्रण ना हो। दोनों ने ही नियंत्रण मुक्त कर दिया था अपने राज्य को, कि जो राज्य पे प्रॉपर रूल करेंगे, चाहे वो सॉवरेन होगा, संप्रभु बनाएंगे, या फिर ग्रुप ऑफ मैन होंगे जो पूरा समाज को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे, तो उनके ऊपर कोई नियंत्रण इन्होंने स्थापित नहीं किया था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, 16 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, बेंथम्स वर्क अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट वाज पब्लिश्ड इन 1878। बेंथम का ये बुक है अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये प्रकाशित हुई 1878 में। सेकंड है, बेंथम अपोज द हेडोनिस्टिक असेसमेंट। बेंथम ने सुखवादी आकलन का विरोध किया। आप हेडोनिस्टिक असेसमेंट को फिलोसफिक कैलकुलस की तरह ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। क्या इन्होंने इसका विरोध किया था? आप बताइए कि केवल फर्स्ट सही है, या केवल सेकेंड सही है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर आपने जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ा होगा तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत प्राइमरी चीज़ है उनके बारे में, बहुत टफ नहीं है, बहुत अंदर से नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ABCD में से क्या बेंथम की जो बुक थी अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये 1878 को पब्लिश हुई थी? और क्या बेंथम ने सुखवादी आकलन का विरोध किया था? केवल फर्स्ट सही है, या केवल सेकेंड सही है, या दोनों सही हैं, या फिर एक भी सही नहीं है? देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि बेंथम का जो वर्क है ये अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये 1878 को पब्लिश हुआ था। बिल्कुल गलत है, ये बुक इनकी 1776 को पब्लिश हुई थी, 1776 में। पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि बेंथम ने सुखवादी आकलन का विरोध किया। अगर आपने बेंथम के बारे में पढ़ा होगा तब आपको ये पता होगा कि इन्होंने सुखवादी आकलन का विरोध थोड़ी किया था, इन्होंने तो सुखवादी आकलन दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गई। अब इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेंथम ने जो सुखवादी आकलन दिया था उसमें इन्होंने कहा था कि हम सुख को माप सकते हैं, हैप्पीनेस को हम मेजर कर सकते हैं। किन तरीकों से? 7 तरीकों से। 7 इन्होंने बताए थे वेज कि हम इससे मेजर कर सकते हैं। वो पॉइंट्स हैं कि
एक पर्सन कितना खुश है हम उससे जान सकते हैं। क्या क्या थे वो? तीव्रता इंटेंसिटी थी, ड्यूरेशन समयावधि थी, सर्टेनिटी निश्चितता थी, निकटता प्रॉक्सिमिटी थी, उर्वर फेकंडिटी थी कि कितने हद तक एक पर्सन खुश रहता है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे, और उत्पादक प्योरिटी और मात्रा एक्सटेंट। तो ये 7 वेज थे कि ये जानने के कि एक पर्सन कितना ज़्यादा हैप्पी है। इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ किया था कि हम एक पर्सन के हैप्पीनेस को आसानी से मेजर कर सकते हैं इन 7 वेज के थ्रू। वही था इनका फिलोसॉफिक कैलकुलस, हेडोनिस्टिक असेसमेंट। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, हु टोल्ड फियर टू हिज ट्विन ब्रदर? भय को अपना जुड़वा भाई किसने बताया? ए हना आर्डेंट, बी हॉब्स, सी मैकियावेली, डी रूसो। किसने फियर को अपना ट्विन ब्रदर माना था? ए बी सी डी में से। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता आप ज़रूर देखिए, और जिन्हें आता है उनका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप बताइए कि ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। भय को अपना जुड़वा भाई हॉब्स ने माना था। क्यों माना था? क्यों उन्होंने कहा कि फियर उनका ट्विन ब्रदर था? इनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट था, आई एंड फियर वर बॉर्न टूगेदर। मैं और डर साथ पैदा हुए थे। इसीलिए इन्होंने भय को जुड़वा भाई कहा है, क्योंकि उस समय जब ये पैदा हुए थे तो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल था। इसीलिए इन्होंने कहा था कि मैं और फियर दोनों ही साथ पैदा हुए थे। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम जॉन लॉक हु एल्स सपोर्टेड नेचुरल राइट्स? जॉन लॉक के अलावा और किस विचारक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया? ए थॉमस पेन, बी हार्डी पेंको, सी जेफरसन, डी जेम्स तुली। अब जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स दिए थे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कौन कौन से थे वो राइट? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये तीनों राइट्स जॉन लॉक ने इन्हें नेचुरल राइट कहा था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जॉन लॉक के अलावा और किस विचारक ने इसका समर्थन किया है? क्या थॉमस पेन ने किया है, या हार्डी पेंको ने किया है, या जेफरसन ने किया है, या जेम्स तुली ने किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। थॉमस पेन ने नेचुरल राइट के जो आइडिया जॉन लॉक का था उसका इन्होंने समर्थन किया था। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया? इनकी बुक थी राइट्स ऑफ मैन, 1971 में इनकी ये बुक राइट्स ऑफ मैन पब्लिश हुई थी, और उसी में इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं वह कभी भी छीने नहीं जा सकते। और इसी बुक में पेन ने बताया था कि अगर गवर्नमेंट आपके नेचुरल राइट को सेफ नहीं कर पा रही है, अगर जो आपके पास प्राकृतिक अधिकार आपको प्राप्त हैं लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के, अगर सरकार इसे मेंटेन नहीं कर पा रही है, आपको सेफ्टी नहीं दे पा रही है, तब आप एक पॉपुलर पॉलिटिकल रिवोल्यूशन गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकते हैं। ये बात थॉमस पेन ने अपनी बुक राइट्स ऑफ मैन 1971 में जो पब्लिश हुई थी उसमें लिखी थी। करेक्ट। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। अपना स्कोर जो आपने गेट किया उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में उसे ज़रूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए। सारे यूनिट, इनफैक्ट मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और सारे न्यूली सिलेबस पर बेस्ड हैं, और एग्ज़ाम में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी मैं हमेशा कहती हूँ जो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए
और आप जो भी स्कोर पाते हैं उसे कमेंट में मेंशन करिए, तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अभी अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बगल में आपको सब्सक्राइब के बगल बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।